गुड इवनिंग ऑल। तो आज का हमारा वीडियो बहुत कैजुअल है और भाषा के ऊपर है, खासकर हिंदी भाषा के ऊपर। ये भाषा भी बहुत अजीब चीज़ होती है। एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में कहने के अलग अलग मतलब होते हैं। मान लीजिए कि आप कोई मोहतरमा हैं, उन्हें अगर किलर लुक्स कह दें तो वो खुश हो जाए, और अगर आपने उनको कातिल कह दिया तो भी शायद खुश हो जाए, और वही आपने अगर हत्यारिन कह दिया तो उनकी हत्याओं की लिस्ट में अगला नाम आपका होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस बारे में बात करने वाले हैं कि हिंदी की जो स्थिति थी वो आज़ादी से पहले कैसी थी और आज़ादी के बाद कैसी थी। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पुराने दौर में नहीं जाते हैं। हम लोग इसे 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मुग़ल्स जब यहाँ पर आए तो अपने साथ फ़ारसी लेके आए। ये फ़ारसी लैंग्वेज जो थी इसने हिंदी के अंदर मिक्स होना शुरू किया, बल्कि जो मुग़ल्स का एजेंडा था वो ये था कि फ़ारसी को किसी तरीके से हिंदुस्तान की लैंग्वेज बना दिया जाए। आपको हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी कॉम्पोजिशन मिल जाते हैं उस टाइम में जो कि फ़ारसी में लिखा हुआ है, लेकिन बाद में हुआ ये कि हल्के हल्के हिंदी ने फ़ारसी को अपने अंदर संभाल लिया। ये किसी भी लैंग्वेज का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो अलग अलग लैंग्वेजेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी लैंग्वेज बहुत आगे जाती है। हिंदी में ये खासियत पाई जाती थी। हिंदी में बहुत से लफ्ज़ फ़ारसी के आ गए और फ़ारसी बोलने वाले लोग हिंदी बोलने लगे, बजाय कि हिंदी बोलने वाले लोग फ़ारसी बोलते। इसलिए हुआ ये कि फ़ारसी लैंग्वेज आउटडेटेड होने लगी और हिंदी लैंग्वेज उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक नए रूप में आगे बढ़ने लगी। अब उसके बाद जब मुग़ल्स ने ये देखा, उन्होंने अपने दफ्तरों का काम फ़ारसी में करना शुरू किया था, लेकिन बाद में हल्के हल्के हिंदी बोलने वाले लोगों की उन्हें ज़रूरत पड़ी। भाई दफ्तर में जो काम करते हैं वो सब लोग अपने मुल्क से तो नहीं लाए जा सकते थे, लेने उन्हें हिंदुस्तान से ही थे। तो इसलिए हिंदुस्तान से उन्होंने जो लोग लिए उन्होंने हिंदी में फ़ारसी मिक्स करके बोलने की कोशिश की और उसी में काम करना शुरू कर दिया। तो फ़ारसी का जो एक एजेंडा था कि किसी तरह हिंदी को ओवरकम कर लिया जाए वो ख़त्म हो चुका था। हिंदी एक नए रूप में फ़ारसी को अपने अंदर एब्जॉर्व करके लोगों के सामने आ चुकी थी। उसके बाद आए अंग्रेज़ लोगों ने बहुत कोशिश की कि हिंदी को ख़त्म कर दिया जाए और जो इंग्लिश है उसे कंपलसरी कर दिया जाए। बाकायदा उन्होंने स्कूल्स खोले, बाकायदा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से रिवाइव किया कि किसी भी तरीके से हिंदी जो है वो ख़त्म हो जाए और लोग इंग्लिश पढ़ने पे ध्यान दें। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं। इंग्लिश लोगों ने एक बहुत बड़ी जो नीति अपनाई वो ये अपनाई थी कि किस तरीके से लैंग्वेज को लेके फूट डाली जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिंदी के एक बहुत मशहूर और बड़े राइटर हैं प्रेमचंद। उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में सोज़े वतन नाम का एक संग्रह लिखा, ठीक है, मतलब कहानियाँ वगैरह थी उसके अंदर। तो सोज़े वतन को इंग्लिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। वो इस वजह से कर दिया क्योंकि सोज़े वतन जो था वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा था या हिंदुस्तान की अस्मिता को ध्यान में रख के लिखा गया था। उसमें यह था कि किस तरीके से हिंदुस्तानी लोग अपने मुल्क के लिए वफ़ादार हो सकते हैं। इस मजबूरी के तहत प्रेमचंद जी ने अपना नाम बदल के प्रेमचंद किया और फिर हिंदी में रचनाएं करने लगे। उर्दू उन्हें छोड़नी पड़ी और नवाब राय नाम भी उन्हें छोड़ना पड़ा। हमीरपुर एक जगह थी, वहाँ के कलेक्टर उस टाइम जो थे उन्होंने प्रेमचंद जी की सारी रचनाओं को मतलब इलीगल बता दिया और बैन कर दिया। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलती हैं, तो ऐसी रचनाएं समाज को जो है दूषित करती हैं। ये दौर था, अंग्रेज़ों ने एक नीति निकाली जिसके थ्रू उर्दू और हिंदी को अलग करने की कोशिश की गई। भाई उनकी पुरानी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। वो चाहते थे कि किसी भी तरह जो है लोगों को लैंग्वेज के नाम पे, धर्म के नाम पे और अपने वेशभूषा के नाम पे डिवाइड किया जाए और उन पर रूल किया जाए। टोपी पहनने वाले अलग हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले अलग हैं। एक ही हिंदुस्तान में 2 तरीके के लोग कैसे हो सकते हैं? लेकिन उन लोगों का यही एजेंडा था जो कि हमेशा उन्होंने लिया कि किसी भी तरह फूट डालो, राज करो। यही काम उन्होंने लैंग्वेज के लेवल पे भी किया। इसके बाद फिर आज़ादी हो गई। आज़ादी के बाद भी, आज़ादी से पहले हिंदी जो थी वो एक भाषा के तौर पे नहीं बल्कि एक बोली के तौर पे समझने सामने आई। बोली और भाषा में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि बोली कम एरिया में बोली जाती है और भाषा ज़्यादा एरिया में बोली जाती है।
तो भाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला था। उसमें कुछ समाचार पत्र निकलते थे क्योंकि अंग्रेज़ अलाउ नहीं करते थे, बल्कि ये होता था कि जहाँ जहाँ समाचार पत्र निकल रहे हैं वहाँ वहाँ छापे पड़ रहे हैं और उन्हें जो है मुल्क का गद्दार करार दिया जा रहा है। आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भी हिंदी की जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसे जैसे तैसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 343 जो सेक्शन है उसके अंदर राजभाषा का दर्जा मिला, राष्ट्रभाषा का नहीं। राजभाषा यानी ऐसी भाषा जिसमें कामकाज होना चाहिए। और ऐसी भाषा कौन सी होती थी? ऐसी भाषा वो होती थी जिसके अंदर के जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते थे, ठीक है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और उसके साथ भी हिंदी ऐसा नहीं था कि अकेली राजभाषा के तौर पे खड़ी हो गई हो, ठीक है। एक तो हिंदी हमारी मादरी ज़बान थी। एक तो ये बात समझ नहीं आती है मादरी ज़बान लफ्ज़ कहाँ से आया, ऐसा क्यों नहीं होता? मातृभाषा की जगह पितृभाषा क्यों नहीं होता? शायद इस वजह से होता है क्योंकि हमारे घरों में जहाँ माता जी होती हैं वहाँ पिताजी को इतना बोलने की मतलब इजाज़त नहीं होती कि पितृभाषा के रूप में उसे बताया जाए। तो ये जो भाषा थी आपकी मातृभाषा जो थी हिंदी थी, तो इसको राजभाषा, और इसे अपने दम पर पूरी तरह खड़े होने की आज़ादी नहीं थी। इसके साथ एक बैसाखी लगा दी गई इंग्लिश की। इंग्लिश की बैसाखी क्यों लगा दी गई? क्योंकि बोला ये गया कि बहुत सी रीजनल लैंग्वेज है हमारे यहाँ, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, तो इन भाषाओं के चलते हिंदी को एकदम दर्जा दे देना पूरी तरीके से कहाँ से मुमकिन है। और इसी वजह से ये रखा गया कि इंग्लिश भाषा जो है वो हिंदी के साथ रहेगी। इसके दो बड़े रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि भाई जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और दूसरा रीज़न ये था कि जो पहले के काम होते चले आए वो इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारा जो ऑफिशियल वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जो ऑफिस में काम किया, जो फॉर्मेट्स थे फॉर्म्स के, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ थी सब इंग्लिश में हुई थी, तो इसलिए उनको इंग्लिश लैंग्वेज साथ लगानी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश लैंग्वेज साथ लगाने से क्या हिंदी को कोई फ़ायदा हुआ? हिंदी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसने हिंदी को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। अब लोग हिंदी छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज के तौर पे सामने आई। आप किसी रीजनल इलाके में जाते हो तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकते हो, हिंदी में नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे या ऐसी लैंग्वेज के तौर पे सामने आई जिसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, जिनके अंदर बहुत सारी जॉब्स थी। तो इस तरीके से हिंदी को इंग्लिश ने नुकसान पहुंचाए। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंग्लिश हमारी बनी, उसने हिंदी को कभी पनपने नहीं दिया। और आज स्थिति ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेके हमारे जो आपका ऑफिशियल वर्क है, यहाँ के अगर आप एज ए हिंदी टीचर इंटरव्यू देने जाते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, आप एज ए हिंदी टीचर इंटरव्यू देने जाते तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ लफ्ज़ इंग्लिश के बोलें, तो उससे लगता है कि हाँ आदमी पढ़ा लिखा है या अप टू डेट है, ठीक है। अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो लगेगा कि ये तो सिर्फ हिंदी के काबिल है, इन्हें हम मल्टी डायमेंशनली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक मानसिकता समाज की बन के सामने आई है। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एजुकेशन सिस्टम का रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमने खुद ही जब इंग्लिश को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज हमने आपका डिक्लेयर किया था, तब हमने खुद ही ऐसा काम कर दिया था कि हिंदी को अपने मुल्क में पनपने नहीं देंगे। तो इसलिए ये हिंदी भाषा जो है उसको अगर हमें इंडिपेंडेंटली हम लागू करते, या हम इस तरीके से लाते कि हिंदी भाषा पढ़ के ही हम लोग ऑफिस में जॉब पा सकते हैं, हिंदी भाषा में ही हमारा पूरा करिकुलम होगा, आपका जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, किताबें हैं, जो आपके व्याख्यान हैं, लेक्चर्स हैं, वो सब हिंदी भाषा में होंगे, तो शायद हिंदी भाषा को ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंग्लिश भाषा ने हल्के हल्के करके हिंदी भाषा को आपका जो है ओवरकम कर लिया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अंग्रेज़ लोग आए, इंग्लिश संस्कृति को हमने फॉलो किया, और उसके बाद अंग्रेज़ लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस किया, तो उन्होंने अपनी कंपनीज़ में ऐसे लोगों को जगह दी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, है ना, MNC, तो उन्होंने ऐसे लोगों को जगह दी जो कि उनसे कन्वर्सेट कर सके, जो इंग्लिश में फ्लुएंट हो।
अच्छी सैलरी पैकेजेस थे, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश पढ़ी जाए, हिंदी पढ़ने वाले इतना कमाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत राष्ट्रव्यापी समस्या है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और इसके अलावा कुछ एक मेरे स्टूडेंट की ये डिमांड भी थी कि किसी तरीके से आप ये बताइए कि जो है हिंदी की जो पोजीशन थी वो आज़ादी से पहले कैसी थी, आज़ादी के बाद कैसी थी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदी की पोजीशन आज़ादी के बाद एक राष्ट्रभाषा के तौर पे जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। उसके लिए ज़िम्मेदार हम और आप खुद हैं, जिन्होंने ऐसे कानून लागू होने दिए, जिन्होंने ऐसे कानून बनने दिए जिसमें इंग्लिश को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। बट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषाओं में भिन्नता जो हमारे यहाँ पाई जाती है, विविधता जो हमारे यहाँ पाई जाती है, उसकी वजह से हमारी ये मजबूरी भी थी कि हमको एक ऐसी लैंग्वेज रखनी चाहिए जो कि सबके लिए कंपलसरी हो। बट मेरा जो अपना सोचना है वो ये है कि अगर हम एक ऐसी लैंग्वेज रख सकते हैं जो कि सबके लिए पढ़नी ज़रूरी हो और उस लैंग्वेज को इंग्लिश के तौर पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो अगर हम हिंदी लैंग्वेज को एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते जो सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो लोग हिंदी क्यों नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते। अगर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो हिंदी भी पढ़ते। लेकिन ये अपना अपना नज़रिया है। आप लोगों का क्या नज़रिया है मैं बिल्कुल जानने में इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है मुझे सोचने का एक नया डायमेंशन मिले। यहाँ तक की वीडियो अगर आपकी समझ में आई हो और आपको थोड़ा मेरी बात से इत्तेफाक हो कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी राष्ट्रभाषा को कमज़ोर करने का काम किया, किस तरीके से हमने उसे एक बैसाखी लगा के खड़ा होने में मदद की है। वो इंडिपेंडेंटली भी खड़ी हो सकती थी, वो आज़ादाना तौर पे भी अपने वजूद में आ सकती थी, लेकिन ये हम लोगों का अपना एक फ़ैसला था जिसकी वजह से हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान हुआ है। तो ये कुछ विचार थे जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। बाकी आपको मैं विचार समझ आया हूँ तो बिल्कुल लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी इस वजह से नहीं बना रहा क्योंकि आप लोग जो बीच में इंटरेस्ट है लिसनर्स का वो चला जाता है। तो एक बात को जितना शॉर्ट में और सिंपल वे में कहना चाहिए वो मैंने कोशिश की है। उसके बाद आप लोग अपने अपने घरों में हैं तो बिल्कुल आप लोगों को ये हक है कि एक्चुअली हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़्यादातर युवा हैं, और मुझे लगता है युवा होने के नाते हम लोग का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग को मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिस पे कि हम लोग बात कर सकें अपनी नेशनल लैंग्वेज को लेके। आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल हिंदी को हम लोग कमज़ोर ना करें और ये ना समझें कि भाई हिंदी को पीछे करके हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो हम लोगों को एक ये एक सोशल एक्ट की तरह है, हम लोग को इसे सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग अगर मेरे विचारों से, मेरे ख्यालात से अगर बिल्कुल राज़ी होते हैं या इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो कि फॉर्मल तो नहीं होंगे फॉर्मल एजुकेशन पे, बट आपको मैं चाहता हूँ कि एक युवा होने के नाते, एक यूथ होने के नाते आपको एक नया डायमेंशन मिले सोचने के लिए, जिससे कि आप लोग आगे जाके अपनी मेंटलिटी को शेप कर सकें, अपने आने वाली जनरेशन की मेंटलिटी को शेप कर सकें, और हम लोग एक ऐसा राष्ट्र बना सकें जो कि बिल्कुल किसी पे डिपेंड ना हो, किसी लैंग्वेज पे, किसी और कल्चर पे, किसी और फैशन पे, किसी और मूवीज़ पे, किसी और लिटरेचर पे। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को कोई टॉपिक अगर समझ आता है, आपको लगता है कि उस पर हम लोग को अपने अपने जो नज़रिए हैं वो बांटने चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप लोगों ने बहुत हौसला बढ़ाया इतने कम टाइम में, मेरे अच्छे खासे ये नहीं कह रहा कि मिलियंस या बिलियंस में, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुझ जैसे ऐसे आदमी की जिसको नॉलेज इतनी नहीं है, या जो खुद एक युवा है अभी हल्के हल्के एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है, अगर 10-15 दिन में 100 से ऊपर सब्सक्राइबर मिलते हैं और व्यूज़ मिलते हैं 1000 से ऊपर, तो ये मायने रखता है मेरे लिए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ बैठा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ या अपनी बात कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, तो ये हिम्मत मुझे आपने दी है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग मुझे हिम्मत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू।